ही सवाल इन लोग से भी है कि सर्टेन जो हमारे क्लॉजेज हैं वो हमारे विरोध में है, जिसके चलते ये हानि होगी। वो क्लॉजेज सबके दिमाग में रहना चाहिए बस। अब एक गिफ्ट सिटीज़ में ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देंगे, वो आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, बनाएंगे। उसमें किस किस का अंदर में पैसा चलेगा वो उसके हिस्सेदार ज़रूर बनेगा, और वहाँ से वो रेमिटेंस लेगा पूरा फॉरेन करेंसी में। वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट अपने पैसे से भी करने वाले हैं। जो उद्योगपति घराने वहाँ पर पैसा लगाएंगे, वहाँ वो प्रमोटर्स बन जाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने 2 यूनिवर्सिटी का ऐलान किया कि 2 यूनिवर्सिटी यहाँ से काम करेंगे गुजरात के अंदर से। एक डाइकन यूनिवर्सिटी है, एक उलनगंग यूनिवर्सिटी है, और फीस स्ट्रक्चर भी उन्होंने ऐलान कर दिया। डाइकन DEIKEN, डाइकन, एंड WOLLONG, उलनगंग। और एक का एक साधारण सा कोर्स डाइकन जो चलाएगा, साधारण व्यक्ति के लिए चलाएगा, उसका कोर्स का वो है कि 18 लाख रुपया, हाँ, पर स्टूडेंट। और उलनगंग यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर है 54 लाख रुपया, 54 lakhs। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आएंगे, और हमारा मानसिकता और ये उसके लिए ये चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी से वो कोलैप्स करें, ताकि उसका टेक ओवर भी हो जाए। जैसे मैंने बताया, हमारा यूनिवर्सिटी से दिल्ली विश्वविद्यालय को डेवलपमेंटल कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है पिछले 7-8 साल से। हमारा लाइब्रेरी के लिए, लेबोरेटरी के लिए कोई अगर आपका टूट रहा है कोई बिल्डिंग, उसको बनाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको हेफा से लोन लेना होगा, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए स्टूडेंट्स का डेवलपमेंटल फीस से हमें ठीक करना है, हमें सेमिनार करना है, हमें लाइब्रेरी को मेंटेन करना है, तो स्टूडेंट का डेवलपमेंटल फीस से हमें करना होगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर कहां पर पहुंच रहा है आप खुद देखिए। तो ये मीट नहीं कर पाएगा, ये मुझे पता है कि ये हम लोग मीट नहीं कर पाएंगे इस रिक्वायरमेंट को। यहाँ तक सही है, जिस तक आ जाएगा कि भाई उनका सैलरी को भी हमें देना है, टीचर का, कर्मचारी का, और ये सारा चीज़ देना है, तब तो दिस विल बी बर्डनसम। और ये बर्डनसम में जब हम उनके सामने मैच नहीं कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि हमारा कंपटीशन, हम कंपटीशन से घबराते नहीं हैं सर, लेकिन अनइवन कंपटीशन से जरूर हम लोग घबराते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए हैं, देखिए डुबाने का बहुत सारा तरीका है इनका। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस बड़ी जोर शोर से कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से लोग आएंगे, इधर से लोग आएंगे, यहां पर सीधा प्रोफेसर बनेंगे। एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है एक्सट्रिक्स दे करके कि नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। लेटरल एंट्री सर लेटरल एंट्री एक और भी है सर, ये भी लेटरल एंट्री है, एक लेटरल एंट्री और है। जैसे इन्होंने अभी सारी मंत्रालयों में अंबानी, अडानी और खडानी के लोगों को ला करके सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी तक बना दिया, और हर नीतियों के ऊपर डे टू डे वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये नीतियां बन रही है। ऐसे ही यहां या क्या करेंगे, कोई इंडस्ट्री का आदमी नहीं आने वाला है सर। जिसको अच्छा पैसा मिल रहा है वो यहां पर क्यों करेगा। कोई अगर जो सक्सेसफुल आदमी है कहीं पर, डिप्टी जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो यूनिवर्सिटी में क्यों आएगा, और क्या भी पढ़ाएगा, उसको पता है कि मैं यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। कौन सा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का
आकर के यहाँ पर लॉ फैकल्टी का प्रोफेसर बनना चाहेगा? वो एक अपीयरेंस का 3.5 लाख 4 लाख रुपया तो नॉर्मल लेते हैं। एक कंसल्टेशन के लिए 70,000 80,000 40,000 रुपया लेते हैं। तो और मीडिएशन के लिए लेते हैं, उनके पास कहाँ? मैं आई वॉज टॉकिंग टू, मैं ये बातें जो भी कह रहा हूं मैं अपने सारे लोगों से बात करके बता रहा हूं। यहां बनेंगे कौन? यस, जो बिना शिक्षा कभी ले नहीं पाए, बंद दिमाग का अभी तक उनका गाड़ी सवारी चल रही है, वही सब आकर के यहां पर बनेंगे, लेटरल एंट्री और प्रोफेसर सब प्रैक्टिस करेंगे। अरे प्रैक्टिस में क्या हम लोग नहीं है क्या? क्या जो पढ़े लिखे लोगों के लिए तो तुमने 10 प्रकार का मापदंड कर देते हो, और जो लोगों को प्रोफेसर बनाओगे, हमारा सर के ऊपर रखोगे, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत छोटे छोटे लिखते हैं ये। फॉरेन फैकल्टी होंगे कोई भी आइडियल इंस्टीट्यूशन में 24%। सर जब आपको डिग्री को बेचना होगा तो इतना आसानी से तो डिग्री बिकती नहीं है। तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सबको जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वहां जाइएगा तो वहां एंट्री पॉइंट पर आपको कुछ अंग्रेज लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का फोटो मिलेगा जहां वे क्लास ले रहे हैं या वो स्टूडेंट के साथ बैठे हुए हैं, और माँ बाप आकर के देखता है कि 20 लाख रुपया लगेगा लेकिन अंग्रेज तो पढ़ाएगा, बिल्कुल गोरा चिट्टा। जो हमारा मानसिकता में, ये उसी मानसिकता को दोबारा सर 1947 के बाद किसी आईआईटी का सिलेबस बनाने के लिए, किसी आईआईएम का सिलेबस बनाने के लिए, किसी कोर्सेज का स्ट्रक्चरिंग के लिए किसी फॉरेन फैकल्टी की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी सर। हमने सब कुछ इंडिपेंडेंटली, इंडिजिनियसली किया। एक से एक सोशियोलॉजिस्ट, कल ही ये बता रहे थे, जो हमारे यूनिवर्सिटी में विश्व का एक जाने माने सोशियोलॉजिस्ट का एजुकेशन इसी धरती पर हो करके गया। ये रिटायर्ड आंध्र प्रसन्न आंध्र बेते, यही से पढ़ करके, हमें भी नहीं पता था, ये कल बता रहा था। मैं उनसे अच्छी तरीके से पहचान था। एक छाता लेकर के जरूर चलते थे, कभी उन्होंने कोई गाड़ी भी नहीं रखी, कुछ नहीं रखी, बसों में चलते थे, छाता लेकर के सड़क के ऊपर चलते थे। किताब उनका उठा करके देख लीजिए, रिनाउंड सोशलिस्ट ऑफ दिस कंट्री। किसी आईआईटी, हमारा वर्ल्ड क्लास में आईआईटी का स्टूडेंट्स जाते हैं, कितने फॉरेन फैकल्टी थे सर वहां पर, और कौन डिजाइन किया था? लेकिन अब फॉरेन फैकल्टी 24% आपको रखना पड़ेगा। ये कौन लोग होते हैं फॉरेन फैकल्टी में? सर जो लोगों का वहां पर कोई पूछ नहीं होता है, वो 2-3 महीना के लिए उनको बुलाया जाता है और एक सेमेस्टर में कुछ पेपर पढ़ा दिया और वो अपने कंट्री वापस चले गए। फिर दूसरा लौट आता है, वो एक बैंक बना देते हैं। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस को चलाने के लिए एक भी बैंक बनी हुई है, टीचर है नहीं, इंस्पेक्शन होगा, 10 लोगों को बुलाना है, 70 लोगों का लिस्ट है, 10 लोग तो आ ही जाता है। 10-10 हज़ार रुपया दिया, कहता है कि जाओ तुम्हारा छुट्टी। टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट्स होंगे, जैसे मैंने बताया। एक्सटेंडेड प्रोबेशन, क्योंकि गले में फांसी तो रहना चाहिए ना, अदरवाइज तो आप आज़ाद हो जाएंगे। आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनका खिलाफ भी बात करेंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी कभी बहुत ज़्यादा देर तक अपना बंद दिमाग करके नहीं रह सकता है, वो तो विरोध में बोलेगा। क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी का एक मूल पर्पज है सर, हम लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, ताकि व्यवस्था के खिलाफ वो खड़ा हो सके। जो नया चीज़ों का सृजन करने में अगर हम मान ही लेते हैं कि सब कुछ सही है, तो कभी नया चीज़ बन ही नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रिटिकल थिंकिंग। सवाल पूछने से उनको बड़े कतराते हैं। आपको इमीडिएटली कह देंगे आप देशद्रोही हैं। बिल्कुल।
एग्जंक्ट फैकल्टी, मतलब कहीं से उठा करके ले आओ वो फैकल्टी बन जाएगा। एग्जंक्ट फैकल्टी मीन्स वहाँ का परमानेंट रोल्स में कोई कुछ नहीं, परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। सबसे जो मूल बात है, एक छात्र का जीवन में शिक्षकों के साथ वो कितना देर तक बैठा, कितना घंटा वो क्लासरूम में बिताया, सर सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। ताकि तो हम उसका, हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़े, हम ज्ञान के बारे में बातचीत कर सके, हम लाइब्रेरी लेबोरेटरीज में वो बिताए समय, वहाँ पर क्या किया है मैं आपको ये बता दूं, ये जरूर बताने की बात है, सबको ये सारी चीज़ बताने की बात है। जो छात्र हित में बिल्कुल नहीं है, समाज के हित में भी बिल्कुल नहीं है, एक अशिक्षित समाज को खड़ा करने का क्या नीति इन्होंने अपनाया है, मैं आपको बता रहा हूं। मोदी जी जब से आए तब से कह रहे हैं कि स्वयं और मूक्स बड़ा इनके पेटेंट प्रोग्राम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 40% कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। मीन्स 40% कोर्सेज कक्षा के अंदर में नहीं होंगे, शिक्षकों के आमने सामने नहीं होंगे, और कुछ उनके ही लोग आजकल टाई बूट सूट पहन करके ये 40% कोर्सेज का पूरा लगे हुए हैं ज्ञान देने में। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो रिकॉर्ड चलेगा, और कहते हैं कि जितना रिकॉर्ड आपका चलेगा उसका आपका यूट्यूब से आपका इनकम हो जाएगा। एक सर हाई एंड स्टूडेंट जिसको मैं कहता हूं, जो कि कई जनरेशन से उसके घर में पढ़ाई लिखाई ये सब चल रहा है, हो सकता है कि वो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से वो ले सकता है, लेकिन सारा चीज़ उसको भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन स्टूडेंट, क्लासरूम में जब हम लोग पढ़ाते हैं, हम बच्चों का शकल देखते रहते हैं कि कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। हम जो नहीं समझ पा रहा है उससे हम शुरू करते हैं, जो समझ लिया समझ लिया। हम बार बार बोलते हैं कोई चीज़ को, जो हमारा वक्तव्य में कई भी चीज़ों पर हमारा ये अनकॉन्शियस माइंड में भी ये सारा चीज़ें आ जाती है। जब क्लासरूम टीचिंग नहीं होगा 40% और ऑनलाइन कोर्सेस होगा, तो छात्र को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के लिए कितना क्षतिकारक होगा, ये आप खुद तय करें। और उसमें यूट्यूब का, गूगल का, प्लेटफॉर्म्स का कितना फायदा होगा, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। कितने लोग डिजिटली एनेबल्ड हैं। ये हमारा देश में जो डिवाइड ऑलरेडी है, उसमें जो इसका और एक डिवाइड बन रहा है, डिजिटल डिवाइड। और डिजिटल डिवाइड को लेकर के जो वंचित समाज को आगे से और वंचित रख दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तुम्हारा स्थान बहुत नीचे, तुम ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते हो। जिसका घर में एक कमरे से सारा परिवार रहता है। हमने ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, हम किसी बच्चे को सवाल पूछ देते थे तो उसका घर का सारे लोगों का आवाज आता था। हम समझ जाते थे कि उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, एक कमरे से वो कितना मुश्किल से एक मोबाइल से तो पढ़ रहा है। हम उसको ज़्यादा तंग नहीं करते थे। वो समय पर सबमिट भी नहीं करता था तो हम कहते थे कि बाद में भी करो। हम लड़ते थे कि नहीं, इसका, ये जो कोरोना काल की बात कर रहे हैं, अगर इसको नियम बना करके, नियम बन चुका है कि जो 40% कोर्सेज को हम अगर उसी में धकेल देते हैं, तो वो 40% कोर्सेज के होगा क्या, एक बड़ा सा डिजिटल डिवाइड के चलते उनको हम शिक्षा से बेदखल डिजिटली कर रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है उनका क्लस्टर कॉलेज। सारे जगह पर एक कोर्स नहीं चलाया जाएगा। मान लीजिए पटना में कुछ कॉलेज कुछ कोर्सेज चलाएंगे, वो बच्चा यहाँ भी जाएगा और उधर भी जाएगा।
और उसको करने के लिए कि फिर वो रास्ता में टाइम भी बिताएगा। और दिल्ली जैसे शहर में आप एयर फ्लाइट लेने के लिए, ट्रेन लेने के लिए हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम होता है, ये सारा चीज़ें होती है। अब एक नया सर्कुलर आया सर, जैसा राजा वैसा आदेश। 8 बजे से कॉलेज खुलेगा, 8 बजे तक यूनिवर्सिटी, 8 से 8 बजे। अरे जहाँ रिसर्च होती है 24 आवर्स खुला रहता है, वो कभी बंद ही नहीं होता। लेकिन 8 बजे से 8 बजे तक अगर 8 बजे कोई बच्चा छूट रहा है किसी कॉलेज से, वो घर कितने बजे पहुंचेगा सर? वो महिला शिक्षक या ऐसे छात्र जो दिन में और भी कुछ कर लेता था, ऐसे भी बहुत छात्र हैं जो शाम को कुछ और भी कर लेते हैं, उनके परिवार के संसाधन को जुटाने के लिए मदद करते हैं, वो भी सब बंद गए। पहले हम कहते थे कि एक कोर्स करेगा, दूसरा कोर्स कोई किया तो वो जायज नहीं, क्योंकि एक ही कोर्स ढंग से करो ना। अब कर दिया कि आप मल्टीपल डिग्री से एक साथ में ले सकते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री। तो उसके लिए उसको प्राइवेट का दरवाजा ही ठकठकाना पड़ेगा। जो बिना क्लास में आए हुए, बिना परीक्षा दिए हुए, उसको 1 डिग्री दे देगा, तो वहाँ कौन जाएगा? अब आता है क्लस्टर कॉलेज का, बात हो गया। बिन सारा कोर्सेज सभी जगह पर पढ़ाए नहीं जाएंगे, कुछ कोर्सेज कुछ ही जगह पर पढ़ाए जाएंगे। क्लासरूम का साइज, अमेरिका का इलेक्शन में पार्टीज का मैनिफेस्टो का पार्ट होता है कि मेरा क्लासरूम साइज क्या होगा, और हर पार्टी हर बार उसको घटाता रहता है कि ताकि शिक्षक का सही अटेंशन छात्र के ऊपर मिल सके। यहाँ पर उसको बढ़ा दिया गया है 60, ये बता रहे हैं, जो 35 था, लेकिन 160 भी हो जाएगा, जो हम अभी पढ़ा ही रहे हैं कहीं कहीं। उसके लिए कोई एडिशनल हैंड मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है, वो जैसे तैसे पढ़ाई है। छात्र मान लीजिए किसी जगह पर आ भी गए किसी कोर्स में, तो आपको कोई एडिशनल हैंड नहीं मिलेगा, ना वो बच्चों के पास बैठने का कोई प्रावधान है। हम कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जमीन पे बैठो, तुम दीवारों पर बैठो, कहीं बैठो, हमारा काम है पढ़ा करके हम निकल जाए। और वो भी सर ट्यूटोरियल्स का साइज होता था हमारा पढ़ाने का 8 से लेकर के 12 स्टूडेंट का, जो छोटा ग्रुप में हम इंटरेक्ट करते थे। उसका मन में कोई शंका है, कोई संदेह, हम उसको दूर करते थे। अब उसको बढ़ा करके कर दिया 30 में तो एक क्लास हो गया। हम शंका क्या दूर करेंगे इंडिविजुअली? नहीं हो सकता है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो यही सब कर रहे हैं। ये बताने की ज़रूरत है कि उच्च शिक्षा से और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो सब कुछ वही चल रहा है जो हम लोग पहले करते थे, तो कहाँ जाएगा बच्चा?